नमस्कार एंड जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। अमेरिका ने वॉर शुरू करने से पहले ईरान के ऊपर 4 ऑब्जेक्टिव्स उसने अनाउंस किए थे। सबसे पहला, ईरान में रजीम चेंज होना चाहिए। दूसरा, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पूर्ण लेवल से डिस्ट्रॉय होना चाहिए। तीसरा, ईरान का मिसाइल्स और ड्रोन की मदद से खात्मा होना चाहिए। और चौथा, हिजबुल्लाह, हमास, हुदीज, ईरान का पूरा लोकल नेटवर्क इसको डिस्ट्रॉय करना है। 4 ऑब्जेक्टिव्स, 100 से भी ज्यादा दिन की लड़ाई हो गई। रफली 20,000 अमेरिकन और इजरायली स्ट्राइक्स किए गए और फिर भी वॉर खत्म नहीं हुआ। 0 ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया गया। अब ये न्यूज थी, लेकिन असली स्टोरी एक्चुअल में नहीं थी। ये असली स्टोरी ये है, इस रिजल्ट ने इंडिया के लिए परमानेंटली क्या बदल दिया। क्योंकि जो मिडिल ईस्ट में हुआ वो सिर्फ वहां नहीं रुका, वो इंडिया के एनर्जी इंपोर्ट्स में आया, इंडिया के ट्रेड रूट्स में आया, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कैलकुलेशंस में आया। और वो समझेंगे आज हम इस सेशन में। एक एक करके हम हर एक चीज देखेंगे। सबसे पहली ऑब्जेक्टिव अमेरिका की, रजीम चेंज। इस्लामिक रिपब्लिक अभी भी है। न्यूक्लियर प्रोग्राम डिस्ट्रॉय किया क्या अमेरिका ने और इजराइल ने? नहीं। एनरिचमेंट कैपेबिलिटी अभी भी ईरान के पास है। क्या मिसाइल्स और ड्रोन्स में उनका खात्मा किया गया क्या? बिल्कुल नहीं। अभी भी हॉर्मुज पर थ्रेट है। ईरान के मिसाइल्स और ड्रोन्स अभी भी वहां पर हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं। क्या ईरान का जो रेजिस्टेंस का एक्सेस है, क्या उसे बर्बाद किया? क्या हिजबुल्लाह वीक हुआ, हमास खत्म हुआ, या हूदी खत्म हुआ? नहीं। आज 2023 से ज्यादा स्ट्रांग है हूदी। तो 4 ऑब्जेक्टिव्स अमेरिका के वॉर स्टार्ट करने से पहले चारों के चार फेल हो गए। लेकिन यहीं तक बात खत्म नहीं हुई है। ये अमेरिका की फेलियर की कहानी नहीं है, ये एक पैटर्न है उस कहानी की जो डायरेक्टली इंडिया को अफेक्ट करती है। जब भी एक सुपर पावर मिडल ईस्ट में ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पाती, उस समय पे अनसर्टेनिटी बढ़ते रहती है। और अनसर्टेनिटी का सीधा सीधा मतलब है इंडिया के एनर्जी रूट्स पर एक खतरा मंडराते रहना। वॉशिंगटन के पास एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन था। एक, ईरान डिप्लोमैट्स भेज रहा था निगोशिएट करने के लिए, चैनल्स ओपन रख रहा था। दूसरा, ईरान हॉर्मुज पर थ्रेट्स दे रहा था, अमेरिकन प्रेजेंस को कॉस्टली बना रहा था उस पर्टिकुलर हॉर्मुज के स्ट्रेट पे। वहीं पर अमेरिका वहां पे ये सोच रहा था कि ये ईरान के अंदर, मतलब अमेरिका ने ये सोचा कि ईरान के इंटरनल केओस की वो जो एनालिसिस कर रहा है ना, तो उस टाइम पे उसके एनालिसिस के तहत वो दो तरीके से उसको हराने का कोशिश करेगा। सबसे पहले डिप्लोमैट्स जो थे ईरान के, मतलब अमेरिका ने ये चीज सोचा था कि वो उसको हराएगा, लेकिन अमेरिकन जो ईरानियन डिप्लोमैट्स थे उन लोगों ने क्या किया, ईरान के छवि जो है ना बाहर उन्होंने अलग तरीके से दर्शाया। दैट वाज द आइडिया। अब यहीं पर होता क्या है कि उस समय पे जो इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें, इंडिया के कंटेक्स्ट में अब अनप्रेडिक्टेबिलिटी है ना और ज्यादा बढ़ जाती है। कि अमेरिका और इसके ईरान के अलावा जो इंडिया का कंटेक्स्ट था, अनप्रेडिक्टेबिलिटी क्यों बढ़ी? क्योंकि इंडिया का 87% ऑयल इंपोर्ट हॉर्मुज से गुजरता है। एंड इस पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर ये जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है ना यूएसए और ईरान के बीच में जो चीजें थी, दैट लेड टू मच मोर अनप्रेडिक्शन। एंड वो फैक्टर समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही इस पूरे आउटकम को एक्सप्लेन करता है कि भाई कितना किसका पेन है। किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में जिस साइड के लिए स्टेक ज्यादा होता है वो ज्यादा अब्सॉर्ब कर सकता है कोई भी पेन को। ईरान के लिए ये थ्रेट एग्जिस्टेंशियल था। यूएसए और इजराइल के साथ लड़ाई उनके एग्जिस्टेंस के लिए था, रेजिम के सर्वाइवल के लिए था। तो उन्होंने 20,000 से भी एयर स्ट्राइक्स को एब्सॉर्ब किया। इकोनॉमी उनकी बर्बाद हो गई, लेकिन झुकने का ऑप्शन उनके पास था नहीं। अब अमेरिका के लिए ये वॉर एक चॉइस था। ऑयल प्राइसेस जो है बढ़ रही थी, डोमेस्टिक इन्फ्लेशन का प्रेशर था अमेरिका में, इलेक्शंस आ रही थी, प्रोलॉन्ग्ड कॉन्फ्लिक्ट जो है ना वो पॉलिटिकली अमेरिका के लिए बहुत ज्यादा महंगा था। इंडिया के लिए क्या लेसन आया इसमें? कि ये नहीं कि ईरान ब्रेव था या अमेरिका कमजोर था। इंडिया के लिए लेसन ये था कि जब भी मिडिल ईस्ट के अंदर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, जब एग्जिस्टेंशियल हो जाता है किसी के लिए, वो लॉन्ग, अनप्रेडिक्टेबल और एक्सपेंसिव भी होता है।
और जब वो एक्सपेंसिव होता है मिडल ईस्ट के अंदर कोई भी लड़ाई, इंडिया का एनर्जी का जो महंगाई है ना, वो इंडिया के एनर्जी के महंगाई में दिखने लगती है। अब वो चीज समझना पड़ेगा जो इंडिया के डिफेंस प्लानर्स के लिए जेन्युइनली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ईरान ने सालों पहले एक स्ट्रैटेजी प्लान की थी, वो था मोसाइक डिफेंस का। अब उनका आइडिया बड़ा सिंपल था कि अगर अमेरिका कभी भी लार्ज स्केल अटैक करे तो सेंट्रल कमांड पे डिपेंड मत किया करो कभी। हर कमांडर अपने लेवल पे ऑटोनॉमस डिसीजन ले सकता है और ऊपर से ऑर्डर ना आए, ऑपरेट तब तक करते रहो। अगर कम्युनिकेशन भी कट हो गया तो भी ऑपरेट करते रहो, रुकना नहीं है नीचे वाले लेवल के कमांडर्स को। और इसका रिजल्ट हमने क्या देखा कि ईरान के डजनों सीनियर ऑफिशियल्स मारे गए, टॉप कमांडर्स मारे गए, ऑपरेशंस ने फिर भी कंटिन्यू किया। इंडिया के लिए अब इसमें क्या लेसन था, इंडिया ने क्या सीखना है इसमें कि ये नहीं कि ईरान का सिस्टम बेहतर है। लेसन हमारे लिए ये था कि एक ऐसा एक्टर जो जियोग्राफिकली स्ट्रेटेजिक पोजीशन पे बैठा है और मिलिटरीली रेजिलिएंट भी है, उसे एलिमिनेट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। और जब एलिमिनेट नहीं हो पाता, अनसर्टेनिटी परमानेंट हो जाती है। और परमानेंट अनसर्टेनिटी इंडिया के एनर्जी सिक्योरिटी प्लानिंग के लिए एक बहुत बड़ा खतरा होता है। और अब वो शिफ्ट जो इंडिया के लिए परमानेंटली बहुत ज्यादा मैटर करती है, पहले होर्मुज का डिसरप्शन थियोरटिकल लगता था, सबको पता था कि ईरान कर सकता है, लेकिन किया नहीं था उसने कभी भी फुल लेवल पे। हमने हमेशा से एक ऐसी अनकही अजम्पशन लगाया था, वो ईरान इतना एक्सट्रीम स्टेप नहीं लेगा, ये अजम्पशन खत्म हो गया। ईरान ने वो करके दिखा दिया और अब ये प्रेसिडेंट सेट हो गई है कि कोई भी कर सकता है। और ये इंडिया को डायरेक्टली अफेक्ट करता है कैसे? इंडिया ने सालों से एक अजम्पशन पे अपनी एनर्जी पॉलिसी बिल्ड की थी कि गल्फ रूट्स रेडिली अवेलेबल रहेंगे, स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स, अल्टरनेटिव सोर्सिंग, ये सब जस्ट इन केस थे, क्योंकि तेल तो हमेशा आते ही रहता है, अल्टरनेटिव की बनाने की क्या जरूरत है, हॉर्मोज तो हमेशा चलता रहेगा। अब वो जस्ट इन केस जो बनाया गया था ना, अल्टरनेटिव स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स, आज वो हमें यूज करने पड़ रहे हैं। इंडिया को अब अपनी एनर्जी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में ज्यादा सीरियसली इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन पे, डाइवर्सिफाइड सोर्सेस पे, स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स पे। आज के टाइम में ये ऑप्शन नहीं है, ये आज नेसेसिटी बन गई है, क्योंकि हॉर्मूज और ऐसे बड़े स्टेट्स के ऊपर कभी भी खतरा मंडराए तो हमें ये करना पड़ेगा, और ये आगे शायद मंडराएगा भी। और अब वही चीज समझना है कि जो सरफेस पे दिखती नहीं है, ठीक है, ईरान का रीजनल नेटवर्क, हिजबुल्ला, हमास, हुदीस, ये डिटरेंट के रूप में बिल्ड किया गया था ईरान द्वारा। हम कि अगर ईरान के खिलाफ अगर कभी कोई गया तो ये सब हिजबुल्ला, हुदीस एक्टिवेट हो जाएंगे। वॉर में क्या हुआ, नेटवर्क काम नहीं आया, ठीक है। यही नेटवर्क खुद इजराइल के अगेंस्ट काम कर रहा था। अब यही जो नेटवर्क ईरान द्वारा बनाया गया था, ये आगे चल के ईरान का शील्ड बना, ऐसा कुछ को लगा, लेकिन वो बर्डन भी बना इंडिया के लिए। अब ये मैटर क्यों करता है, क्योंकि ईरान का रीजनल इन्फ्लुएंस जो इंडिया के चाबहार प्रोजेक्ट के लिए, सेंट्रल एशिया के कनेक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट थी, अब वही इन्फ्लुएंस यहाँ पे क्या हो गई है, लिमिटेड हो गई है। ईरान कमजोर तो हुआ, लेकिन ईरान का नेटवर्क भी कमजोर हुआ साथ साथ में। इंडिया का जो चाबहार पे लगाया हुआ पैसा था, वो अब सवाल उठ रहे थे कि एक कमजोर पार्टनर पे क्या इतना पैसा लगाना जाना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में ये जो पूरी स्टोरी में ये वाला जो चाबहार वाला एस्पेक्ट था ना, उसके अलावा जो हुदीस का पॉइंट है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुआ, क्योंकि अमेरिका ने ईरान पे 20,000 स्ट्राइक्स किए, ईरान का नेटवर्क कमजोर किया हिजबुल्ला का, लेकिन हुदीस कमजोर नहीं हुए। ये कॉन्ट्राडिक्शन था, हुदीस और ज्यादा स्ट्रांग हुए, क्योंकि हुदीस यमन में डोमेस्टिकली अनचैलेंज है। और अब इराक में प्रेजेंस जब बढ़ रही है, लेबनान में जब हुदीस के टाइज गहरे हो रहे हैं,
वो फैक्ट जो ये चीज बताता है कि भाई हुदीज जो है ना, वो अब जो एरिया है ऑफ यमन उसके ऊपर और ज्यादा पावरफुल हो रहे। अब अगर आप मैप देखेंगे तो इसमें आपको ये चीज समझ आएगा कि ये है होर्मुज, ये है बबल मंदेब यमन के पास, और बबल मंदेब है हुदीज के कंट्रोल में। दोनों चोक पॉइंट्स, सॉरी, दोनों चोक पॉइंट्स हैं, दोनों इंडिया के लिए क्रिटिकल शिपिंग रूट्स है। ईरान अलाइंड फोर्सेस का इन्फ्लुएंस दोनों जगह है। इंडिया का गल्फ से ऑयल आना होर्मुज से, इंडिया का यूरोप के साथ ट्रेड बब अल मंदेब से, दोनों रूट्स पे अब ज्यादा अनसर्टेनिटी बढ़ गई है, जो वॉर के पहले इतनी ज्यादा नहीं थी लेकिन अब वॉर के बाद बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पूरे वॉर में इंडिया ने क्या बोला पब्लिकली, कुछ खास नहीं, केयरफुल लैंग्वेज हमने यूज किया, हमने डिप्लोमेटिक लेवल पे साइलेंस भी दिखाया, कभी कभी कोई भी साइड हमने लिया नहीं, ये नहीं बोला कि भाई अमेरिका जीतेगा या ईरान जीतेगा, नथिंग, ये हमारी कमजोरी नहीं थी, ये एक्चुअल में इंडिया की कंपल्शन थी, क्योंकि इंडिया ईरान के साथ के टाइज को खत्म नहीं कर सकता, खराब नहीं कर सकता, क्योंकि चाबहार पोर्ट है, एनर्जी इंपोर्ट्स हम करते हैं, इतिहास गवाह है हमारे लिए। अमेरिका के साथ भी हम टाइज खराब नहीं कर सकते क्योंकि कॉर्ड में है, हम साथ में टेक्नोलॉजी पार्टनर है, डिफेंस पार्टनर है। रशिया के साथ हम टाइज खराब नहीं कर सकते थे, गल्फ स्टेट्स के साथ हम टाइज खराब नहीं कर सकते थे। तो कोई एक साइड लेना हमारे रिलेशनशिप्स को, जियोपॉलिटिक्स को डैमेज करता। लेकिन इस साइलेंस की एक कॉस्ट भी था, जो हम चुप रहे, कि जब तुम कुछ बोलते नहीं हो ना, तुम्हारा इन्फ्लुएंस भी नहीं होता है उस कॉन्फ्लिक्ट के आउटकम्स पे। इंडिया ने अपने ऑप्शंस प्रोटेक्ट किए, लेकिन जो जियोपॉलिटिक्स का पावर शेपिंग है ना इस वॉर के कंटेक्स्ट में, उसे कहीं ना कहीं थोड़ा खो दिया। ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का एक सबसे बड़ा ऑनगोइंग टेंशन है कि भाई मल्टी अलाइनमेंट फायदा तो हम देखते हैं, लेकिन उस मल्टी अलाइनमेंट के चक्कर में हमारा जो इन्फ्लुएंस लोकल लेवल पे है ना, वो शायद कम होते जाता है। और अब वो प्लेयर जो इस पूरे वॉर में सबसे ज्यादा गेन किया ना, वो प्लेयर जिसने इस जंग में एक भी मिसाइल नहीं छोड़ा, वो था चाइना। अमेरिका इस वॉर में एग्जॉस्टेड हुआ, पॉलिटिकली ले लो, मिलिट्री ले लो, इकोनॉमिकली ले लो। गल्फ के जो स्टेट्स हैं, सऊदी, कतर वगैरह, ये सब डरे हुए कि अमेरिकन प्रोटेक्शन के बावजूद भी वो लोग टारगेट्स बने ईरान के। ईरान इकोनॉमिकली डेवस्टेट हुआ, लेकिन चाइना वहीं पर रहते हुए सबसे स्टेबल है। गल्फ स्टेट्स के लिए एक मैसेज था कि हम एक रिलायबल पार्टनर है, हम आपके इंटरनल पॉलिटिक्स में लेक्चर सिर्फ नहीं देते हैं, हम सिर्फ ट्रेड नहीं करते हैं, हम इन्वेस्ट करते हैं। और ये इसी वैक्यूम में चाइना ने अपनी पोजीशनिंग क्वाइटली स्ट्रेंथनिंग करी, बिना एक मिसाइल फायर किए हुए। इंडिया के लिए ये कंसर्निंग क्यों है? क्योंकि इंडिया भी गल्फ स्टेट्स के साथ अपने टाइज स्ट्रेंथन करना चाहता है, एनर्जी के लिए, ट्रेड के लिए। लेकिन उस स्पेस में चाइना ऑलरेडी जो है ना मूव कर चुका है। जब अमेरिका और ईरान लड़ रहे थे, चाइना ने अपने जब अमेरिका और ईरान लड़ रहे थे, चाइना ने अपने काम कर लिए। तो इंडिया के लिए क्या बदला? पहली चीज, होर्मुज अब एक थियोरेटिकल रिस्क नहीं है, ये डेमोन्स्ट्रेटेड रियलिटी है। इंडिया का एनर्जी सिक्योरिटी ज्यादा अर्जेंट प्रॉब्लम है अब हमारे लिए। दूसरी चीज, हुदीज पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्गर्स हैं। दो क्रिटिकल चोक पॉइंट्स बबल मंदेब और होर्मुज शिपिंग रूट्स में, यहां पर अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई। तीसरी चीज, चाइना ने गल्फ में अपनी स्ट्रैटेजिक पोजीशन को क्वाइटली बहुत ज्यादा मजबूत बना दिया। और चौथी चीज, इंडिया की मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी यूजफुल है, जरूरी भी है, लेकिन जब बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, न्यूट्रल रहना की भी एक बहुत बड़ी कॉस्ट होती है। और ये वॉर किसकी क्लियर जीत, मतलब किसी की भी क्लियर जीत का आगाज नहीं था। अमेरिका के ऑब्जेक्टिव्स फेल हुए, ईरान बर्बाद हुआ, लेकिन सरवाइव किया ईरान ने। गल्फ स्टेट्स डरे, इजराइल को जो गोल्स थे ना उनका पूर्ण लेवल पे वो पा नहीं सके, लेकिन पार्शियल लेवल पे किया उन लोग ने, पाया इजराइल ने। और इस सब के बीच
इंडिया के क्रिटिकल रूट्स और ज्यादा वल्नरेबल हो गए, वॉर से पहले से भी ज्यादा। और ये इंडिया के लिए एक बहुत असली हेडलाइन है कि अमेरिका जीते या हारे, ये इंडिया का सवाल नहीं था। इंडिया का सवाल था और है कि जब भी मिडल ईस्ट अनस्टेबल होता है, इंडिया कितना प्रिपेयर्ड है उस चीज को झेलने के लिए। और आज का जवाब पहले से बेहतर करने के लिए हमें काम करना है, लेकिन क्या हमारे द्वारा काम किया जाने वाला चीज काफी है? तो इस चीज के ऊपर आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या इन सब चीजों में इंडिया ने लॉस लिया और चाइना ने गेन किया। सो विद दिस आई एंड दिस सेशन एंड थैंक यू एंड जय हिंद माय डियर फ्रेंड्स।